स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल भाव कॉन्सेप्ट पर। और इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स, और मॉडर्न फिजिक्स में चल रहा है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में हम लोग कल पढ़ चुके थे श्रृंखला विक्रिया के बारे में कि जब भी किसी यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो यूरेनियम नाभिक के विखंडन पर बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है और साथ ही में 3 नए न्यूट्रॉनों का निर्माण होता है। ठीक है, नए न्यूट्रॉन जो उत्पन्न होते हैं वो फर्दर नेक्स्ट 3 नए न्यूट्रॉनों को उत्पन्न करता है, यानी 3 टाइम्स। ठीक है, तो 3 इंटू 3 यानी 9। ठीक है, तो अगले स्टेप में 9 होंगे, 9 के फिर 27। तो ये बात हम लोग कल तक कर चुके थे। उसके बाद हम स्टार्ट करने आ रहे हैं कि चेन रिएक्शन ये होती कितने प्रकार की हैं। ठीक है, तो श्रृंखला विक्रिया जो है वो 2 प्रकार की होती हैं। तो इनके 2 प्रकारों में पहला प्रकार है आपका कंट्रोल चेन रिएक्शन। कंट्रोल मतलब नियंत्रित श्रृंखला विक्रिया। इस श्रृंखला विक्रिया में कहना सिर्फ इतना है कि आप जो भी विखंडन करेंगे वो आपके कंट्रोल में होगा। कंट्रोल में कैसे करेंगे, जैसे इसमें जो 3 नए न्यूट्रॉन्स निकलेंगे उनमें से हम 2 को अवशोषित कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे और केवल 1 न्यूट्रॉन को आगे जाने देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो रिएक्शन है वो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग होगी, हमारे कंट्रोल में होगी, और तो जितनी भी ऊर्जा उत्पन्न होगी उस ऊर्जा का यूज़ हम धीरे धीरे करेंगे। ठीक है ना, तो जिसके कारण ये अभिक्रिया धीरे धीरे होती है और नियंत्रित तरीके से होती है, इसलिए इसको कंट्रोल चेन रिएक्शन कहते हैं। और उसका सीधा एग्जांपल है जो भी आपके परमाणु भट्टी या एटॉमिक रिएक्टर हैं उसमें इसी प्रोसेस के द्वारा यानी कंट्रोल चेन रिएक्शन के द्वारा ही ऊर्जा का उपयोग किया जाता है और एक कंस्ट्रक्टिव वर्क इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं इसका डिस्ट्रक्टिव वर्क क्या होता है। तो डिस्ट्रक्शन में है आपकी अनकंट्रोल। ठीक है, अनकंट्रोल का मतलब सीधा सीधा ये है कि अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया में जितने भी न्यूट्रॉन उत्पन्न होंगे उन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होगा। और जैसे बताया भी है कि 1 न्यूट्रॉन से 3, 3 से फिर 9, 9 से 27 से 81, यानी इसी क्रम में बढ़ते जाएंगे। और इनके ये जो मल्टीपल है, ठीक है, इससे इतनी तीव्र गति से ये रिएक्शन कंप्लीट होगी कि बहुत अधिक ऊर्जा एक साथ उत्पन्न होगी जिसके द्वारा केवल और केवल विनाश होगा। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में एक प्रचंड विस्फोट होता है और जो विनाश का परिणाम होता है यानी इसका जो यूज़ करते हैं वो आपका एटम बम या परमाणु बम में यही अभिक्रिया प्रयोग की जाती है। आइए अब बात करते हैं परमाणु रिएक्टर के बारे में, थोड़ी सी और जानकारी ले लें। तो परमाणु रिएक्टर के द्वारा नाभिकीय ऊर्जा को कंस्ट्रक्टिव यानी रचनात्मक कार्य में लगाया जाता है और ये एक ऐसी डिवाइस है जिसमें यूरेनियम 235 का नियंत्रित विखंडन कराया जाता है। और उसमें यही है कि जितनी भी आपकी ऊर्जा उत्पन्न होगी उस ऊष्मा का उपयोग आप पानी का भाप बनाकर टरबाइन चलाएंगे और उस टरबाइन के घूमने से विद्युत का उत्पादन होगा और ये इस तरह से आपके लाभदायक कार्यों में प्रयोग की जाएगी। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर एरेनिको फर्मी के निर्देशन में अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में 1942 में बनाया गया था। और इसमें जो सबसे पहले ईंधन जो यूज़ किया गया था उसमें आपका यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। ठीक है ना, यूरेनियम इसमें सबसे ज़्यादा पहले प्रयोग किया जाने वाला था। संवर्धित यूरेनियम 1942 में कहाँ बनाया गया था, अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में प्रदर्शित किया गया। यूरेनियम के स्थान पर आप इसमें प्लूटोनियम भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि भारत में इस समय थोरियम और प्लूटोनियम का भी उपयोग जो है ईंधन के रूप में यानी फ्यूल के रूप में किया जा रहा है। विखंडन अभिक्रिया में जो न्यूट्रॉन की गति होती है वो काफ़ी तीव्र होती है, तो उनकी गति को मंदित करने के लिए भारी जल यानी ग्रेफाइट का प्रयोग या मॉडरेटर के रूप में उसका प्रयोग हम करते हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूट्रॉन की गति को मंदित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो आप समझ जाइएगा कि भारी जल यानी DTO या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसी तरह से विखंडन की श्रृंखला विक्रिया को नियंत्रित रखने के लिए कैडमियम या बोरोन की, ठीक है, कैडमियम अगर ये ऑप्शन भी आता है तो उसको भी आप ध्यान रखिएगा। कैडमियम और बोरोन की लंबी छड़ों का उपयोग किया जाता है। ये छड़ें जो है आपकी कंट्रोल छड़ें कहलाती हैं। ठीक है, इनको नियंत्रक छड़ें बोलते हैं, नियंत्रक छड़ें भी कहते हैं। और इसमें यह है कि जो ये छड़ों का काम क्या काम करती हैं, तो नियंत्रित करने का मतलब वही है कि जो नए 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न हुए हैं उन 3 न्यूट्रॉन में से 2 को ये अवशोषित कर लेंगी और केवल 1 को फ्री रखेंगी। ठीक है, तो वो 1 जो फ्री रह गया वही आगे जाके उस विखंडन अभिक्रिया को स्टार्ट करेगा और आगे तक जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से ये आपके कंट्रोल रिएक्शन भी कहलाएगी, कंट्रोल तो रहेगी। इसका कंट्रोल यूज़ बहुत अच्छा है। ठीक है ना, इसका उपयोग काफ़ी अच्छे लाभदायक कार्यों में किया जाता है, जैसे नाभिकीय परमाणु रिएक्टर के अनेक उपयोग हैं। कहाँ कहाँ हो सकता है, विद्युत गृह बनाए गए हैं, ठीक है, पावर हाउसेज बनाए गए हैं और उसका उपयोग पहले कोयले के स्थान पर नाभिकीय ऊर्जा का भी उपयोग होने लगा। तो रिएक्टर से उत्पन्न होने अनेक प्रकार के रेडियो समस्थानिक रेडियो आइसोटोप जो होते हैं उनका उपयोग आप चिकित्सा विज्ञान, कृषि, उद्योग धंधों आदि में कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं ब्रीडर रिएक्टर के बारे में। ठीक है, ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, स्टूडेंट्स के लिए कुछ नया कॉन्सेप्ट रहता है। तो ब्रीडर रिएक्टर वह है जिसमें विखंडन पदार्थ जो होता है, जो भी उसमें विखंडन पदार्थ फ्यूल के रूप में यूज़ किया जा रहा है, तो उसमें उसके द्वारा ही हम उससे भी अधिक विखंडनीय पदार्थ उत्पन्न करते हैं। ठीक है ना, तो इसमें जैसे आप समझ सकते हैं कि कोई प्रयुक्त पदार्थ अगर आपने यूरेनियम 238 का प्रयोग किया तो यूरेनियम 238 आप उसमें फ्यूल के रूप में यूज़ कर रहे हैं और उस रिएक्टर से आप प्लूटोनियम 239 और थोरियम 232
ठीक है, आपका यूरेनियम 233 से प्राप्त होता है। भारत जैसे अन्य देशों की अगर बात की जाए तो उसमें नाभिकीय रिएक्टरों का उपयोग विद्युत उत्पादन यानी वही आपकी इलेक्ट्रिसिटी के उत्पादन के लिए किया जाता है। और नाभिकीय रिएक्टर से जैसे पहले भी आपको बताया समस्थानिक मिलते हैं। रिएक्टर के द्वारा यूरेनियम 238 को विखंडन योग्य प्लूटोनियम 239 में प्रयोग किया जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि यूरेनियम 238 को 239 यानी प्लूटोनियम 239 में जो चेंज करता है वो होता है आपका ब्रीडर रिएक्टर, ठीक है ना। और दूसरा उसका मिसयूज़ जो है करना हो तो आप परमाणु बम बनाइए। परमाणु बम को सिंपल लैंग्वेज में आप न्यूक्लियर बम भी बोलते हैं, ठीक है ना। और इसका सिद्धांत जो होता है वो न्यूक्लियर फिजन होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, फ्यूज़न और फिजन इन दोनों में डिफरेंस है। नाभिकीय विखंडन को हम फिजन कहते हैं और फ्यूज़न को नाभिकीय संलयन बोलते हैं। नाभिकीय विखंडन में भारी नाभिक दो छोटे हल्के नाभिकों में टूटता है, जबकि अगर बात की जाए फ्यूज़न की तो उसमें दो हल्के नाभिक अटैच होकर बड़ा नाभिक बनाते हैं। क्लियर। तो परमाणु बम को बनाने के लिए यूरेनियम 235, 235 या प्लूटोनियम 239 का यूज़ किया जाता है। तो नाभिकीय विखंडन में जो आपका परमाणु बम जो अभिक्रिया होगी वो आपकी अनियंत्रित होगी, ठीक है। तो कुछ ये भी जान लेते हैं कि प्रथम परमाणु बम जो था जो जे रॉबर्ट ओपनहीमर द्वारा 1945 में बनाया गया था। थोड़ा सा डर लीजिए क्योंकि परमाणु जब विस्फोट होता है तो उसमें वायु का एक प्रचंड झोंका आता है, उसका टेम्परेचर लगभग 10⁻7 C, ठीक है, सेल्सियस तक पहुंचता है। और जो इस समय जो एटॉमिक प्रेशर होगा वो लाखों वायुमंडलीय दाब के बराबर उत्पन्न होगा। और जो विस्फोट उत्पन्न होगा उसमें अंधा करने वाली चमक होगी, कई विनाशकारी रेडियोएक्टिव किरणें उत्पन्न होंगी, एक बहुत बड़े विस्फोट के साथ हानिकारक इफेक्ट डालेंगे। यहाँ तक समझ लीजिए कि जितनी भी मेल्टिंग पॉइंट वाली आपका जितना भी मेटल है, ठीक है ना, जितनी भी लोहे तक की जो रॉड हैं वो तक आपकी मेल्ट हो जाएंगी। और ऐसा हो चुका है। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका द्वारा जापान के विरुद्ध पहली बार परमाणु बम का प्रयोग किया गया था, जिसको लिटिल बॉय कहा गया था। प्रथम परमाणु बम लिटिल बॉय 6 अगस्त 1945, ठीक है, 6 अगस्त 1945 को अमेरिकी वायुसैनिक बम वर्षक विमान B-29 एगोना गे द्वारा हिरोशिमा पे गिराया गया था। और इसके 3 दिन बाद ही 9 अगस्त 1945 को दूसरा परमाणु यानी फैटमैन जापान के ही नागासाकी शहर पर गिराया गया था। और उस दृश्य की कल्पना करना आज ये है कि आज भी DNA तक में चेंज हो चुके हैं। परमाणु बम के नाभिक ऊर्जा का विनाशक रूप हम लोग देख चुके हैं। अगर भारत की बात की जाए तो हम लोग 1974 में राजस्थान के पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण कर चुके हैं। और फिर 11 और 13 मई को 1998 में 1998 में राजस्थान के पोखरण में भारत ने अपने 5 परमाणु परीक्षण कर चुके हैं, ठीक है ना। तो इसमें से जो एक परीक्षण था नाभिकीय विखंडन 11 मई को और 4 परीक्षण नाभिकीय संलयन के 2 और 11 मई को, 2 13 मई को, ठीक है, किए गए थे। चलिए अब बात करते हैं नाभिकीय संलयन के बारे में। तो न्यूक्लियर फ्यूजन की जिसकी हम लोग बात कर रहे थे उसमें यही है कि जिसमें दो या दो से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर यानी मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं और इस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। काम वही है। इस अभिक्रिया में संलयन से प्राप्त नाभिक का द्रव्यमान इसके पूर्व के नाभिक के द्रव्यमान से कम होता है, यानी द्रव्यमान क्षति होती है। द्रव्यमान क्षति के बराबर जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो सारी एनर्जी आपकी वातावरण में दिखाई देती है। तो इसमें भी द्रव्यमान क्षति से ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए E=mc², आइंस्टीन का ही द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण प्रयोग किया जाता है। और ये वाली जो रिएक्शन है इस रिएक्शन में भी बहुत अधिक दाब और अति उच्च ताप, ठीक है, सूर्य का जो सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल भाग है, यानी 10 पावर लगभग 7 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तक का, ठीक है, इतना टेम्परेचर उसको स्टार्टिंग के लिए चाहिए। होता इसमें यही है कि हाइड्रोजन के समस्थानिक जिसे हम प्रोटॉन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम बोलते हैं, तो 2 ड्यूटेरियम मिलकर यानी 1s2 मिलकर एक ट्राइटियम नाभिक से संयुक्त होकर एक हीलियम नाभिक यानी 2He4 बनाते हैं। और एक न्यूट्रॉन के साथ में 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त करते हैं। तो नाभिक संलयन में 2 नाभिक हल्के संयुक्त होकर जो धनावेश रहते हैं एक दूसरे के समीप आते हैं और इनके बीच तीव्र प्रतिकर्षण होता है, जिसके कारण नाभिकों को संलयित करना अत्यंत कठिन कार्य होता है। और इसी को करने के लिए लगभग 10⁸ केल्विन उच्च ताप और उच्च दाब की लगभग आवश्यकता होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको हाइड्रोजन बम जो बेस होता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन पर बेस्ड होता है। तो अगर आपको पहले हाइड्रोजन बम चलाना है तो उससे पहले आपको एटम बम वहाँ पे चलाना पड़ेगा जो 10⁷ के बराबर एनर्जी उत्पन्न होगा। तब इतने टेम्परेचर में ये न्यूक्लियर फ्यूजन वाली रिएक्शन आपकी स्टार्ट होगी। तो थोड़ा कल्पना कीजिए कि कितना भयानक दृश्य होगा अगर इस तरह के बॉम्ब या हाइड्रोजन बॉम्ब या न्यूक्लियर फ्यूजन वाली रिएक्शन आप करना चाहें तो। खैर, नाभिकीय संलयन के लिए इतना अधिक ताप और दाब सामान्य परिस्थितियों पर पृथ्वी पर उपलब्ध नहीं है। ताप और दाब की ये अवस्था परमाणु बम की विस्फोट से ही प्राप्त हो सकती है, ठीक है, जैसा मैंने बताया था आपको वही चीज़ है। तो अब वर्तमान में लेसर प्रकाश द्वारा यानी LASER, ठीक है, लेज़र प्रकाश द्वारा हाइड्रोजन समस्थानिकों को संलयित करने का प्रयास किया जा रहा है लेबोरेटरीज़ में। और अगर ये वाली प्रक्रिया अगर सफल हो जाए तो हम लोग सिर्फ समुद्र के 1 बाल्टी भर पानी से पूरे संसार की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसे कई सालों तक चला सकते हैं। लेकिन ये वाली जो रिएक्शन है नाभिकीय संलयन की जो प्रोसेस है वो अभी हम लोगों के कंट्रोल में नहीं है।
जी हाँ, न्यूक्लियर फ्यूज़न वाली प्रोसेस को अभी तक हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाए, जिससे कि इसका काम जो हम रचनात्मक कार्यों में इसका प्रयोग कर सकें। पहली चीज़ तो ये कि उसके लिए बहुत अधिक टेम्परेचर चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं सोलर एनर्जी के बारे में, सूर्य ऊर्जा के बारे में। तो सूर्य और ब्रह्मांड के अन्य तारों की जो ऊर्जा का स्रोत है वो मुख्य रूप से नाभिकीय संलयन है, न्यूक्लियर फ्यूज़न है। कई बार परीक्षा में, कई तरह की परीक्षा में पूछा जा चुका है कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है। तो जहाँ कहीं भी आपको मिले तो आप सीधेली ईजिली आप कह सकें कि नाभिकीय संलयन, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूज़न है। और ये भी है कि सूर्य का अधिकांश भाग में हाइड्रोजन 71% है, हीलियम 26% है, और सूर्य के जो केंद्र का ताप है वो लगभग 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। इतने अधिक ताप पर हाइड्रोजन नाभिक संलयित होकर हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, जिससे बहुत अधिक मात्रा में ताप और प्रकाश ऊर्जा मुक्त होती है। और जैसा कि पता है आप सभी को कि अगर ऊर्जा मुक्त हो रही है तो उसके करस्पॉन्डिंग उसका द्रव्यमान भी घट रहा होगा, ठीक है। द्रव्यमान भी सूर्य का लगातार क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो इससे ये अनुमान लगाया गया है कि अगले 1000 करोड़ वर्ष तक, ठीक है ना, सूर्य जो है वो इसी तरह से ऊर्जा का उत्सर्जन करता रहेगा। और उसके बाद क्या होगा वो समय बताएगा, क्योंकि उस समय जो सूर्य है वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरे आगे आने वाली वीडियो में आप लोग देखेंगे कि ब्लैक होल की कहानी क्या रहती है। और इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए। ये वाला सीरीज़ जो 3 पार्ट में थी डिवाइड, ठीक है, हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया। उसके जस्ट बाद अगला स्टेप अगले वीडियो में नई रोचक जानकारियों के साथ में, नई नॉलेज के साथ में, कुछ नए तथ्यों के साथ में आपके साथ फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।